सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। शायद मेरे मुकद्दर में यही लिखा था। अब ऐसे नाराज मत हो, काल का अब भी तुम्हें जमीन से उठाकर आकाश पर बिठा सकती है, लेकिन अब तुम मेरी किसी बात से इनकार नहीं कर सकोगे। नहीं, मैंने दिल कड़ा करके कहा, मैं अब भी तुम्हारे इशारों पर नहीं चलूंगा। बुरी बात है, वो मुस्कुराकर बोली। अच्छे बालक बड़ों के कहने से इनकार नहीं करते। ओह, तो तुम इतनी बड़ी कब से हो गई? मैंने इस बार सख्त लहजे में सवाल किया। जब से तुम्हारी शक्ति का घमंड टूटा है, उसका लहजा भी तल्ख हो गया और मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन इसके बावजूद तुम फिर ऊंचा बोलने की कोशिश कर रहे हो शहबाज खान। उसने जहर खान से मेरी बात काट कर कहा, चकोर की तरह चंद्रमा तक उड़ने की कोशिश मत करो, वरना मुंह के बल धरती पर गिरोगे तो लहूलुहान हो जाओगे। तुम जिस जिंदगी की बात कर रही हो वो मेरी मौत से ज्यादा बेहतर नहीं होगी। अपने भविष्य के बारे में इतनी जल्दी कोई फैसला ना करो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ऊपर क्या बीतने वाली है। मुझे कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। क्या अब भी कालका की महान शक्ति से पंजा लड़ाने का ध्यान तुम्हारे मन में कुलबुला रहा है? और उसके लहजे में खंजर की सी काट थी। अपने मन से इस ख्याल को निकाल दो भोलेनाथ। अब कालका से इजाजत लिए बगैर मौत की देवी भी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। उलझी हुई डोर का सिरा तलाश करने की कोशिश करोगे तो और उलझ जाओगे। तुम्हारी मुक्ति इसी में है कि आंखें मूंद कर अपनी कालका रानी की आज्ञा का पालन करते रहो और अपने खुदा और रसूल को भी भूल जाओ। मैंने उसे तेज निगाहों से घूरा। वो तो तुम भूल चुके थे। उसने बड़ा गहरा तंज किया। ना भूलते तो माँ की सुंदरता के जाल में फंस कर मोम की तरह पिघल ना जाते। और मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से खुदा से माफी मांगे तो खुदा उसकी तौबा जरूर कबूल कर लेता है। और तुम्हें अब इसका मौका नहीं मिलेगा। कालका ने अपने खुरदरे लहजे में जवाब दिया। मैं तुम्हें दुनिया के गोरख धंधों में इस तरह उलझा दूंगी कि तुम सिसक सिसक कर मौत की भीख मांगोगे, परंतु मौत भी तुम्हारे करीब नहीं फटकेगी। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। पाप और पुण्य की बातें धर्मात्माओं और बड़े बड़े नेताओं को शोभा देती हैं। तुम इन चक्रों में पड़कर क्या करोगे? तुम चाहती क्या हो? मैंने सर्द आवाज में पूछा। इस सुंदर नारी के शरीर को चीड़ फाड़ कर रोंद डालो जिसने तुम्हें कालका के चरणों पर ला डाला है। कालका का लहजा तो हकमाना था और वो मारुख को मेरे हाथों कत्ल करवाना चाहती थी और मेरे पास फरार का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन मैंने मारुख के खून से अपने हाथ रंगने को भी तैयार नहीं था। वो मेरी मोसना थी और मैं उसे मौत के घाट नहीं उतार सकता था। मुझे ये भी इल्म था कि मारुख के कत्ल के बाद मेरे खिलाफ एक तूफान उठ खड़ा होगा, जिससे बचने की खातिर मुझे कालका की तागूती कुव्वतों के सामने दामन फैलाना पड़ेगा। तुम जो सोच रहे हो वो गलत नहीं है। कालका ने मेरे दिल का हाल पढ़ते हुए सर्द आवाज में कहा, परंतु इसके सिवा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। मैं तलमला कर रह गया और उसी वक्त लेडी मकलानस की आवाज मेरे कानों में गूंजी। इतनी जल्दी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है मेरे अजीज। तुम इस वक्त कालका के गंदे जाल में फंस कर बेबस हो गए हो और मैं फौरी तौर पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन इतनी पेशगोई जरूर कर सकती हूँ कि हालात अभी इतने खराब नहीं हुए जितना तुम सोच रहे हो। मेरे एक मशवरे को गिरा से बांध लो। तुम अपने दिल में मेरे बारे में कोई बात मत सोचना, वरना कालका इस बात से आगाह हो जाएगी। और मैंने लेडी मकलानस की हिदायत पर अमल करते हुए उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। आने वाले वक्त का इंतजार करो। जल्दबाजी में कोई कदम ऐसा ना उठाना कि बचाव के तमाम रास्ते बंद हो जाएं। फिलहाल तुम कालका को शीशे में उतारने की कोशिश करो। मारुख को कत्ल करने के बाद तुम्हें कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। और मैं बदस्तूर खामोश खड़ा कालका को घूरता रहा।
میں اب جا رہی ہوں، لیکن میں اب بھی تمہیں اس کا یقین دلاتی ہوں کہ ایک نہ ایک دن میں کالکا کی مورتی کی طرح اس کی روح پر بھی قبضہ جما لوں گی۔ کن وچاروں میں گم ہو بھولے ناتھ؟ کالکا نے مجھے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ اور میرا خیال ہے کہ تمہاری دوستی کے علاوہ اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مجھے وشواس تھا کہ تم کالکا کی شکتی کے سامنے سر جھکا دو گے، وہ بڑے غرور و تکبر سے بولی۔ شاید میں نے تمہارا کہا نہ مان کر غلطی ہی کی تھی۔ میں نے لیڈی مکرانس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کہا، مجھے بوشن کو نقصان پہنچانے کے سلسلے میں کچھ انتظار کر لینا چاہیے تھا۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ میں بوشن سے دور ہی رہوں گا، لیکن اب تم اپنی مرضی سے نہیں، کالکا کی مہان شکتی سے ڈر کر یہ فیصلہ کر رہے ہو، کیوں شہباز خان؟ ہاں، میں اس سے انکار نہیں کروں گا، میں نے دل میں کچھ سوچے بغیر کہا۔ کیا تم مجھے وشواس دلا سکتے ہو کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ تمہارے اندر کی آواز ہے؟ کالکا کی فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، اور میں تیار ہوں۔ پھر آگے بڑھو اور ماں رخ کو اپنے اور میرے بیچ سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کبھی ماں رخ نے بھی میرے اوپر کچھ احسانات کیے تھے، اور میری درخواست ہے کہ تم میرا اتنا کھٹن امتحان نہ لو۔ مارگریٹ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ پینترا بدل کر بولی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اس طرح غائب کر دیا گیا ہے کہ کسی کو اس کی خبر نہ ملے۔ اور رکی، وہ میرے دوست کے کسینوں میں قید ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر تم کوشش کرو تو پروفیسر ابرار کے سلسلے میں میرے کام آ سکتے ہو۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے بڑی سعادت مندی سے دریافت کیا۔ دھیرے سے کام لو شہباز خان، وہ مسکرائی۔ میں تمہیں آہستہ آہستہ استعمال کروں گی۔ اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماں رخ کی خوابگاہ، جو کچھ دیر قبل میرے لیے کسی طلسماتی دنیا سے کم نہیں تھی، اب جیل کی اس کال کوٹری سے زیادہ اذیت ناک تھی، جہاں پھانسی پانے والے کسی مجرم کو بلیک وارنٹ کے بعد منتقل کیا جاتا ہے۔ میجر نصیر کی چیک پوسٹ کو بم کے دھماکے سے کس نے اڑایا تھا؟ پروفیسر ابرار نے، میں نے بغیر جھجکے کہا۔ کم از کم اس نے یہی کہا تھا، اور میں جانتی ہوں۔ کالکا نے میری بے بسی پر لطف اندوز ہوتے ہوئے جواب دیا، اور مجھے خوشی ہے کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے۔ میں جواب میں ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ 10-12 آدمیوں کے قتل میں کس کا ہاتھ تھا؟ میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ندیم نے مجھے یہی بتایا تھا کہ اس میں سے اس کے آدمیوں کا ہاتھ تھا۔ پانڈے اور نرمل کے بارے میں کیا کہو گے؟ ندیم نے ان دونوں کو بھی کسی محفوظ مقام پر رکھا ہے، میں نے کچھ سوچ کر کہا۔ کیا تمہاری مہان شکتی ان کا کھوج نہیں لگا سکتی؟ کل صبح تم سیدھے بوشن کے دفتر جاؤ گے، اس نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہاں جا کر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے دل پر جبل کر کے پوچھا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ کالکا تمہاری ہر بات کا جواب دے، وہ بے رخی سے بولی۔ تم صرف میری آگیا کا پالن کرتے رہو، اسی میں تمہاری مکتی ہے۔ میں پھر تلملا کر رہ گیا۔ اب تم واپس جا سکتے ہو، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا۔ اس کا لہجہ سرد اور شفاف تھا۔ اگر تم نے کالکا کا کہا نہ مانا تو پھر ماں رخ کو قتل کرنے کے بعد تمہیں خود بھی تھانے جا کر اس کا اقرار بھی کرنا ہوگا۔ اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سر جھکائے ہوئے ماں رخ کی خوابگاہ سے باہر آ گیا۔ کالکا کے فاتحانہ کہکوں نے دور تک میرا تعاقب کیا، اور میرے پاس فوری طور پر لیڈی مکلارنس کے مشورے پر عمل کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ دوسری صبح میں بوشن کے دفتر میں اس کے سامنے بیٹھا تھا، اور لیڈی مکلارنس نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ فی الحال میں کالکا سے بگاڑنے کی کوشش نہ کروں، اور مجھے بھی کسی ایسے موقع کی تلاش تھی کہ میں الٹی ہوئی بساط کو اپنے حق میں کر سکوں، اور کالکا سے الجھنے کی صورت میں اس کی گندی طاقت مجھے کسی خطرناک چکر میں مبتلا کر سکتی تھی۔ بوشن کے آفس تک پہنچنے میں مجھے کئی جگہ روکا گیا اور میری جامع تلاشی لی گئی۔ ان کا سلوک میرے لیے تحقیر آمیز تھا، اور میں خون کے گھونٹ پی کر سب کچھ سہتا رہا۔ خود بوشن نے مجھے دیکھ کر نفرت کا ہی اظہار کیا۔ تشریف لائیں شہباز خان، بیٹھیے اور سنائیے آج کل آپ کے حالات کیسے ہیں، اور میرے پاس آنے کی زحمت کیسے گوارا کر لی۔ مجھے حکم دیا ہوتا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، اور میرا خیال ہے کہ ہم دونوں ہی بزنس مین ہیں، اس لیے ہمیں مفاہمت اور دوستی کا کوئی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔
लेकिन हमारे बिजनेस में जमीन और आसमान का फर्क है, वो मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला। दूसरा ये कि दूसरों पर हुक्म चलाना मेरी आदत बन चुकी है। आप शायद मेरी इस नेचर को पसंद ना करें। और मेरा इशारा किसी मुश्तरका कारोबार की तरफ नहीं था। मैंने दिल पर जबर करते हुए जवाब दिया, और मैं आपके किस काम आ सकता हूं? उसके तेवर में तकब्बुर मौजूद था। मैं सिर्फ ये चाहता हूं मिस्टर बोशन कि हमारे दरमियान जो गलतफहमियां पैदा हो गई हैं वो दूर हो जाएं। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। आई सी, वो इस्तेज़ाइया अंदाज में बोला, गोया आपको अब इस बात का एहसास हो गया कि बोशन से दुश्मनी आपके लिए नुकसानदायी ही साबित होगी। ये मैंने कब कहा? मैंने संभल कर जवाब दिया। फिर यहां आने में आपकी और क्या मसलत थी? उसकी कोशादा पेशानी शिकन आलूद हो गई। बिजनेस में हम दोनों को ही नुकसान पहुंच सकता है, मैं संजीदगी से बोला। क्या तुम मुझे धमकी देने की गरज से आए हो? बोशन के तेवर यकलख्त बदल गए। तुम शायद भूल गए हो शहबाज खान कि इस वक्त तुम किसके आफस में विराजमान हो। मैं अब भी यही कहूंगा मिस्टर भूषण कि तुम्हें मेरे बारे में ही नहीं, खुद अपने बारे में भी खासी गलतफहमी हो गई है। मैंने तमाम मसलतों को बुलाए ताक रखकर कदरे सपाट अंदाज में जवाब दिया। बोशन की गलतफहमी भी किसी को शमशान पहुंचाने के लिए बहुत काफी होती है, वो बड़े सर्द लहजे में बोला। लेकिन मैं अपने दुश्मनों को ललकार कर मारने का आदी हूँ। तुम इस वक्त मेरे दफ्तर में ना होते तो शायद। वो अपना जुमला मुकम्मल करने के बाद होंठ चिबाने लगा। ठीक है, मैं उठ खड़ा हुआ। मैं सिर्फ यही देखना चाहता था कि तुम किस हद तक आगे जा सकते हो। गेट लास्ट, वो चीख उठा। निकल जाओ यहाँ से और यहाँ दोबारा कदम ना रखना। बोशन ने तुम्हें इस वक्त जीवन दान किया है, वरना तुम मेरा क्या कर सकते थे? मेरे भी तेवर बदल गए। तुम इस वक्त अपने दफ्तर में हो, इसीलिए ऊंची आवाज में बोल रहे हो। क्या मुझे अब वो मुहावरा भी दोहराना होगा कि अपनी गली में ब्लेयर? बोशन पूरी कुव्वत से चिल्लाया और उसके साथ ही उसने मेज के नीचे हाथ डालकर कोई बटन दबाया था और दूसरे ही लम्हे खौफनाक किस्म का आदमी राइफल ताने अंदर दाखिल हुआ। क्या हुक्म है सर? ब्लेयर ने मेरी सिमत खतरनाक नजरों से घूरते हुए बोशन से सवाल किया। इन महाशय को बाइज्जत तौर पर बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। तमाम गार्ड और सिक्योरिटी के अमले को सख्ती से हदायत कर दो कि अगर ये शख्स दोबारा मेरे ऑफिस के आसपास दिखाई दे तो इसे खत्म कर दिया जाए। दैट इज ऑल। अगर मैं इस वक्त मजबूर ना होता तो शायद बोशन से जिंदगी और मौत का दो टोक फैसला कर लेता, लेकिन कालका की कुव्वत मुझे किसी और खतरनाक केस में मुलव्वस कर सकती थी। चुनाचा मैं बोशन को घूरता हुआ वापसी के इरादे से पलटा ही था कि ब्लेयर ने अपनी राइफल का रुख बोशन की जानब करके बदली हुई आवाज में कहा, तुम अपने दफ्तर में आए हुए किसी मेहमान की बेइज्जती का कोई हक नहीं रखते। तुम्हें मिस्टर शहबाज से अपने रवैये की मुआफी मांगनी पड़ेगी। ब्लेयर की बदली आवाज सुनकर मेरे अलावा खुद बोशन भी चौंके बगैर नहीं रह सका और फिर उसने दोबारा अपना सीधा हाथ मेज के नीचे ले जाने की कोशिश की थी कि ब्लेयर ने सफाकाना लहजे में कहा, अपने दोनों हाथ ऊपर ही रखो मिस्टर बोशन जोसेफ, वरना तुम जानते हो कि ब्लेयर का निशाना आज तक कभी खता नहीं हुआ। और ब्लेयर के अंदर रूनुमा होने वाली इस अचानक तब्दीली ने मुझे शशदर कर दिया और वो यकीनन इस वक्त जो कुछ कह रहा था उसमें उसके अपने इरादे का कोई नहीं दखल था। लेकिन वो कौन सी ताकत थी जो इस वक्त ब्लेयर को कंट्रोल कर रही थी? शायद लेडी मकलानस, मैंने सोचा। फिर अचानक मेरे ज़हन में कालका का तस्वर उभरा। अगर संदली अंगूठी के बाद वो मुझे अपने इशारों पर नचा सकती थी तो फिर उसने बोशन के दफ्तर आने पर मुझे क्यों मजबूर किया? क्या वो मौजूदा सूरत हाल से बाखबर नहीं थी या बोशन के सितारे गर्दिश में आ चुके थे? अगर ये दोनों बातें गलत थी तो फिर वो कौन सी कुव्वत थी जिसने ब्लेयर के दिलो दिमाग पर अपना तसल्लुत जमा रखा था? और बोशन के जहन में भी कुछ ऐसे ही ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। ब्लेयर के फैसला कुन लहजे ने उसे भी गंग ही कर दिया। वक्त मत ज़ाया करो मिस्टर बोशन, वरना मैं तुम्हारा जिस्म छलनी कर दूंगा। तुम शायद इस वक्त होश में नहीं हो, बोशन ने सहमी हुई आवाज में कहा। तुम्हारा ख्याल गलत है, ब्लेयर की बदली हुई आवाज कमरे में गूंजी। इस वक्त सिर्फ ब्लेयर का जिस्म तुम्हारे सामने मौजूद है, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर मेरा कब्जा है और मेरा एक इशारा ब्लेयर की उंगलियों को राइफल की लिबी दबाने पर मजबूर कर सकता है। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट की मोहलत दे सकता हूं, उसके बाद क्या होगा तुम खुद भी इसका अंदाजा लगा सकते हो।
IEM सॉरी मिस्टर शहबाज, बोशन ने मुर्दा सी आवाज में मुझे मुखातब किया। ब्लेयर वही आवाज कमरे में दोबारा सुनाई दी। तुम 10 मिनट तक इसी पोजीशन में खड़े रहोगे। इस बात का ख्याल रखना कि मिस्टर शहबाज के दफ्तर से निकलते ही बोशन किसी कमीनगी का सबूत देने की खातिर दोगलेपन से काम लेने की कोशिश ना करे और 10 मिनट बाद तुम मेरी कैद से दोबारा आजाद हो जाओगे। बोशन के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। खुद मेरी कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी और मैं अभी तक ये समझने से कासर था कि वो कौन सी नादीदा कुव्वत है जो अचानक मेरी मदद पर आमादा हो गई और कालका को इसकी खबर ना हुई। क्या वो लेडी मक्लानस थी जिसने बीक वक्त कालका और ब्लेयर दोनों को एक ही वक्त में अपनी पुर इसरार कुव्वत या ब्लैक मैजिक के जरिए बांध रखा था? और जहन पर ज्यादा जोर मत दो शहबाज खान, इस बार वो आवाज मुझसे मुखातब थी। जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ, लेकिन फिलहाल सवालों जवाब करने से परहेज करो और वापसी का रास्ता तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ होगा। बोशन के कारिंदे इस वक्त भी अपनी अपनी जगह पूरी तरह चौकस हैं, लेकिन वह तुम्हें देख नहीं सकेंगे। और मैंने दूसरा सवाल नहीं किया। एक नजर बोशन और ब्लेयर पर डाली और वो दोनों ही किसी बुत की तरह अपनी जगह खड़े एक दूसरे को फटी फटी निगाहों से देख रहे थे और मैं तेजी से बाहर निकल आया। बोशन के हिफाजी दस्ते के लोग बाकायदा पोजीशन लिए खड़े थे और मैं उनके सामने से तेज तेज कदम उठाता हुआ इमारत से बाहर आ गया, लेकिन किसी ने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अपने दफ्तर की सिमत वापस जाते हुए भी मेरे ज़हन में वही पुर इसरार आवाज गूंज रही थी जिसने मेरी मदद की और मेरा ख्याल था कि 10 मिनट बाद कालका दोबारा मुझसे जरूर राब्ता कायम करेगी। उसने यही कहा था कि संदली अंगूठी जिस कंबल पोश बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि उसका मेरी उंगली से गायब हो जाना इस बात की अलामत थी कि मेरे ऊपर से वह साया हट गया जिसने कालका की शक्ति को बेअसर बना रखा था और अब मुझे कालका के इशारों पर चलना पड़ेगा। उसी ने मुझे बोशन के दफ्तर जाने का हुक्म दिया, लेकिन सूरत हाल गैर मुतवक्का तौर पर तब्दील हो गई। दफ्तर आने के बाद भी तकरीबन आधे घंटे तक इसी पुर इसरार आवाज के बारे में जहनी जिम्नास्टिक करता रहा और फिर फोन की घंटी की आवाज ने मेरे ख्यालात का शिराजा मुंतशिर कर दिया और दूसरी जानब से नदीम की आवाज सुनाई दी। तुमने तनहा बोशन के दफ्तर जाने की हमाकत क्यों थी? मैं तनहा कब था? मैंने बात बनाने की कोशिश की। मुझे यकीन था कि तुम्हारे जानसार मतहत मेरी निगरानी पर जरूर मामूर होंगे और किसी आड़े वक्त पर मेरे काम आने से गुरेज नहीं करेंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं महसूस कर रहा हूँ कि कल रात से तुम्हारी जहनी हालत कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है कि मारूख की मुलाकात ने मेरे ऊपर सहर कर दिया हो। मैंने बेपरवाही का मुजाहरा किया और यह भी मुमकिन है कि तुम कोई अहम बात मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। नदीम संजीदा था। मेरा ख्याल है कि अब हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं जिससे हम दोनों वाकिफ ना हों। बोशन के पास किस लिए गए थे? उसे ये बावर कराने के लिए कि अगर अब भी वो अपनी हरामजदगी से बाज ना आया तो फिर उसका अंजाम बेहानक ही होगा। और बोशन और उसके गुर्गों ने तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। नदीम ने गैर यकीनी अंदाज में दरियाफ्त किया। हो सकता है कि बोशन ने अपने दफ्तर में कोई इंतहाई कदम उठाने से गुरेज किया हो। बहरहाल मुझे खुशी इस बात की है कि उसने बात बढ़ाने की हमाकत नहीं की। तुमने कल रात मारूख को किस हालत में छोड़ा था? क्या मतलब? मैं चौंक उठा। नदीम के इस गैर मुतवक्का सवाल ने मेरे ज़हन को उलझा दिया। मारूख इस वक्त एक प्राइवेट अस्पताल के VIP रूप में बेहोश पड़ी है। नदीम ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा। उसकी हालत अभी तक खतरे से बाहर नहीं और माहरीन का ख्याल है कि उसने जो शराब पी थी वो जहर आलूद थी। मैं समझा नहीं, मैंने तेजी से कहा। मारूख की हालत सुनने के बाद ना जाने क्यों मेरे जिस्म में एक सर्द सी लहर सी दौड़ गई और मारूख के मामले पर मामूल अमले का बयान है कि तुम आखिरी आदमी हो जिसने मारूख से मुलाकात की। और नदीम ने तेजी से कहा, और हो सकता है कि पुलिस तुमसे तफ्तीश की गरज से मिले, लेकिन तुम एक जवाब पर डटे रहना। जब तुम मारूख की रिहाइशगाह पर गए थे उस वक्त वह बिल्कुल नशे की हालत में नहीं थी और जो शराब उसके मेदे से बरामद हुई हो सकता है वो तुम्हारे जाने के बाद इस्तेमाल की गई हो।
क्या तुमने मारूख से मिलने की कोशिश नहीं की? मैंने बड़ी संजीदगी से पूछा। की थी, लेकिन अभी डॉक्टर ने उसके कमरे के बाहर नो विजिटर्स की तख्ती लगा रखी है, जिस पर बड़ी सख्ती से अमल किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने भी अस्पताल के अमले को सख्त ताकीद कर रखी है कि जब तक वो मारूख का बयान नहीं ले लेती, किसी दूसरे शख्स को उससे मुलाकात की इजाज़त ना दी जाए। क्या सुलेमान शाह को भी मारूख की कफियत की इतला मिल चुकी है? शायद अभी तक उसे इतला नहीं मिली। नदीम ने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया। और मेरी इतला के मुताबिक सुलेमान शाह अपनी ज़मीनों पर गया हुआ है और उसकी वापसी 1 हफ्ते के बाद मतवक्का है। और मुझे मारूख के एक पर्सनल सेक्रेटरी ने यही इतला दी है। क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि सुलेमान शाह के इशारे पर उसके किसी नमक हलाल मुलाजम ने शराब की बोतलों में जहर मिला दिया हो? मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, नदीम ने कहा और फिर राब्ता मुंतकिल कर दिया। और नदीम के फ़ोन ने मुझे एक नई उलझन से दो चार कर दिया। वाक़यात जिस अंदाज से पेश आ रहे थे, उन्होंने मेरे जहन को बुरी तरह उलझा दिया। बोशन के आफस में उसके मुलाजम ब्लेयर का मेरी बजाय खुद बोशन पर राइफल तान लेना और अब मारूख के जहर पीने की इतला, ये सब कुछ मेरे लिए हैरत अंगेज ही था। ना जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि अब भी कोई पुरइसरार ताकत मेरी पुष्ट पनाही कर रही थी। लेकिन संदली अंगूठी के गायब हो जाने के बाद वो कौन सी कुव्वत थी जो मेरा साथ दे रही थी और मुझे उसकी मतलब कोई इतला नहीं। लेडी मक्लानस ने अगर मेरा साथ दिया होता तो वो खुलकर इसका इकरार भी कर सकती थी और कमल पोश बुजुर्ग मुझसे खफा ना होते तो संदली अंगूठी अब भी मेरे हाथ में होती। कालका से अब इस बात की कोई तवक्का नहीं थी कि वो बोशन के मुकाबले पर मेरे किसी काम आएगी। और अजना के कबीले की उस नेक दिल शख्सियत ने जो खुदा के बरगजीदा बुरे के इशारे पर मेरी मदद कर रही थी, उसने भी यकीनन निगाहें फेर ली होंगी। फिर वो कौन सी नादीदा कुव्वत थी जिसने बोशन के दफ्तर में बिलियर के जहन को पलटा दिया और जिस वक्त वो बोशन के बुलाने पर अंदर दाखिल हुआ था, उस वक्त उसकी खौनख्वार निगाहों में मेरे लिए कहर ही कहर था। उसके तेवर जरूरत से कुछ ज्यादा ही खतरनाक नजर आ रहे थे, लेकिन फिर इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर वो बोशन पर राइफल थान बैठा। इसके अलावा मेरा बोशन के आदमियों की निगाहों से गुजर कर वापस निकल आना और उनका दाम सादे खड़े रहना, ये सब कुछ किसी तिलस्माती कहानी से मुख्तलिफ नहीं मालूम होता था। और फिर मेरे दिल में लेडी मक्लानस का ख्याल उभरा। उसकी आवाज़ ने मुझे यकीन दिलाया था कि बोशन के आदमियों की निगाहों के सामने एक पर्दा खींच दिया जाएगा ताकि वो मुझे देखने से कासर रहें, और हुआ भी ऐसा ही। इस ख्याल के तहत मैंने लेडी मक्लानस को याद किया। मैं तुम्हारे दिल का हार पढ़ रही हूँ मेरे अजीज, लेडी मक्लानस की मानूस आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मुझे यकीन है कि वो नादीदा कुव्वत जिसने मेरे और तुम्हारे दरमियान एक दीवार खड़ी कर रखी थी, अब तुम्हारे साथ नहीं दे रही, वरना मैं भी कालका की तरह तुम्हारे दिल के अंदर नहीं झांक सकती थी। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ लेडी मक्लानस कि तुमने बोशन के दफ्तर में क्या अब तुम मेरा इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहे हो? वो मेरा जुमला काटते हुए बोली। मैं समझा नहीं। मैंने तअज्जुब का इजहार किया। क्या तुमने मुझे इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश नहीं की थी कि बोशन के आदमी वापसी में मुझे नहीं देख सकेंगे? मैंने कहा था, मगर इसमें मेरी कुव्वत को कोई दखल नहीं था। उसने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। मैं बिला वजह हीरोइन बनने या दूसरों का क्रेडिट अपने साथ लेने की आदी नहीं हूँ। वो कोई और ही कुव्वत थी जिसने बोशन की आफत में तुम्हारी मदद की, लेकिन मैं किसी कुव्वत से वाकफ नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि अगर तुम वाकफ होते तो इस वक्त जहनी उलझन का शिकार कभी ना होते, लेडी मक्लानस ने कहा और फिर संजीदगी से बोली। जहन पर जोर डालकर सोचो मेरे अजीज, क्या तुमने वो आवाज़ पहले भी कभी सुनी थी जो बिलियर के रंग बदलने के बाद अचानक ही तब्दील हो गई? नहीं, मैंने वो आवाज़ पहली बार सुनी, मैंने कहा और फिर कुछ सोच कर बोला। कहीं उसमें भी तो कालका की तागूती कुव्वत का कोई दखल तो नहीं? हो सकता है कि उसने मेरे साथ डबल गेम प्ले करने की कोशिश की हो। नहीं, वो कालका नहीं हो सकती। आप इतने यकीन से किस तरह कह सकती हैं? मैंने फिर बदल कर सवाल किया। इसलिए कि कालका की एक एक हरकत अब मेरे मुशाहदे में रहती है, उसने संजीदगी से जवाब दिया। अभी कुछ अरसे वो मेरी दस्तरस से बाहर रहेगी और उसके बाद वो अपनी मूर्ति ही की तरह मेरे काबू में आ जाएगी।
मैं जानती हूँ, लेडी मकलानस ने मारूख का नाम सुनकर जवाब दिया। तुम्हारे उस दोस्त की इतला गलत नहीं है। वो इस वक्त एक प्राइवेट अस्पताल के VIP रूप में बेसुध पड़ी है। उसने कल रात जो शराब पी थी वो जहर आलूद थी। क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? नहीं, ये तुम्हें फंसाने की एक साजिश है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मुखालिफ कुव्वतें अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगी। मैं समझा नहीं। मैंने पहलू बदल कर सवाल किया। क्या तुम उस ताकत से वाकिफ हो जिसने मेरे खिलाफ ये साजिश बुनी? हाँ, लेकिन मैं अभी उसके बारे में जुबान नहीं खोलूंगी। क्यों? क्या इसमें भी कोई मसलत है? और मेरे लहजे में हल्की सी काट भी थी। हाँ, कुछ ऐसी मसलतें हैं जो अभी तुम्हारे जहन में नहीं आ सकती। और भूषण के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो ब्लेयर की हरकत को आसानी से माफ कर देगा? नहीं, तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि तुम्हारे भूषण के दफ्तर से बाहर आते ही ब्लेयर दोबारा अपनी जून में आ गया था। लेकिन भूषण पागल हो रहा है। उसने ब्लेयर पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया और दफ्तर के दूसरे लोग भी उसके अताब का निशाना बने थे। लेकिन उनका एक ही जवाब था कि उन्होंने तुम्हें दफ्तर से वापस जाते नहीं देखा और भूषण को मजबूरन उनकी बात तस्लीम कर लेनी पड़ी। लेकिन इस वक्त भी वह जुनून की हद से दो चार है। उसका बस नहीं चल रहा कि खुद अपनी ही बोटियां नोचना शुरू कर दे। क्या तुम भूषण के बारे में कोई पेश गोई नहीं कर सकती? मेरा मतलब है कि अब उसका अगला कदम मेरे खिलाफ क्या हो सकता है। अभी मैं पूरे एतमाद से कुछ नहीं कह सकती। वैसे मेरा ख्याल है कि अब किसी सिफारिश की बजाय अपनी जाती कुव्वत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। क्या वो कामयाब हो सकता है? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन मैं हर हाल में तुमसे ज्यादा दूर नहीं रहूंगी, उसने कहा। और फिर सिलसिला मुंतके होने की हल्की सी क्लिक की आवाज उभरी तो मैंने बेरसूल क्रेडल पर रख दिया। उसी लम्हे हुस्ना कमरे में दाखिल हुई और मेरा जहन फिर उलट गया। अभी तक इसकी शख्सियत का भी दूसरा रुख मेरी समझ में नहीं आ सका था और मैं उसे तनकीदी नजरों से घूरने लगा। मैं इस वक्त मखल तो नहीं हुई, उसने बड़ी मासूमियत से दराफत किया। जी नहीं, तशरीफ रखें। मैंने संभल कर उसे बैठने का इशारा किया और फिर बोला, आपको दफ्तर का काम समझने में कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई? मुझे दफ्तर के काम की नहीं, किसी और बात की परेशानी लाहक है। वो क्या? मैंने पूरी तवज्जो से उसे देखा और मेरा ख्याल है कि शायद रुकी आसानी से अपनी जुबान नहीं खोलेगा। रुकी? मैं चूका। क्या आपको इस बात का इल्म हो चुका है कि वो आपके दोस्त के कब्जे में है? उसने मैरी खेत अंदाज में मेरा जुमला काटते हुए जवाब दिया कि आप रुकी के सिलसिले में मेरा एक मशवरा कबूल करेंगे। आपको रुकी के बारे में हालात का इल्म किस तरह हुआ? मैंने उसे टटोलने की कोशिश की और मेरा मशवरा है कि रुकी को कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े भूषण के बंगले के अकबी हिस्से में फेंक दिए जाएं। और वह मेरा सवाल नजरअंदाज करके बड़ी संजीदगी से बोली, पुलिस इस सिलसिले में किसी हद तक भूषण को परेशान करने में कामयाबी हो सकती है। फिलहाल तो मेरे परेशान होने का नंबर है। और मैंने दूसरे जाविये से हुस्ना को खरीदने की खातर कहा। मारूख एक प्राइवेट अस्पताल के VIP रूप में बेहोश पड़ी है। उसे शराब में जहर दिया गया और कम अज कम पुलिस सर्जन की यही रिपोर्ट है। और इस सिलसिले में आपकी परेशानी यह है कि उस शाम आप वाहिद आदमी थे जो मारूख से मिले। और मैं आपके बारे में क्या समझूं? मैंने हैरत से पूछा। आपको इतनी सारी बातों का इल्म किस तरह हो जाता है? जब आपको मेरी फिक्र दामनगीर है तो फिर मुझे भी आपका ख्याल रखना जरूरी है। उसका लहजा मैनीखेज था। मैं अब भी आपके जुमले का मकसद नहीं समझ सका। मैंने ताज्जुब का इजहार किया। आपको इस बात का वहम किस तरह हो गया कि मुझे आपकी फिक्र दामनगीर है, जबकि मुलाजमत हासिल करने की दरख्वास्त खुद आपने ही की थी? मारूख के सिलसिले में परेशान ना हो, वो मेरे जुमले को नजरअंदाज करते हुए बोली। उसे शराब में जहर की आमेजिश का इल्म होता तो शायद वो उसे कभी मुंह ना लगाती। क्या मतलब? मैं फिर चौंका। सुलेमान शाह की जगह अगर आप होते तो शायद आपके जहन में भी मारूख के छुटकारा हासिल करने की ऐसी ही कोई तरकीब आ सकती थी। वो अपने जुमले को मुंतकिए किए बगैर बोली, और ये बात हर शख्स को मालूम है कि सुलेमान शाह एक हफ्ते के लिए अपनी ज़मीनों पर गया हुआ है। ऐसी सूरत में पुलिस का शुबा उसकी तरफ नहीं जा सकेगा। तो क्या सुलेमान शाह किसी खास आदमी ने जानबूझकर शराब की बोतल में जहर मिला दिया था? कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा मोहतात होने के बावजूद धोखा खा जाता है, हुस्ना ने बदस्तूर संजीदगी से कहा। मारूख ने कभी सुलेमान शाह के किसी आदमी को अपनी ख्वाबगाह में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी
और दोनों की तल्लुकात की नौइयत है ये है कि बेशतर लोगों को मालूम है कि सुलेमान शाह और मारूख के एक दूसरे की जरूरत बन चुके हैं, लेकिन आपकी वजह से सुलेमान शाह ने यही बेहतर ख्याल किया कि अब वो मारूख का कांटा दरमियान से हटा दे। मैं एक लम्हे को गंग रह गया। हुस्ना की वसी मालूमात मुझे फिर उसकी शख्सियत के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी और मेरी छठी हिस्स बार बार यही कह रही थी कि हुस्ना भी पुर इसरार कुव्वतों की मालक है, वरना उसे वो हालात किस तरह मालूम हुए जो बोशन के कमरे या मारूख की बंद ख्वाबगाह में पेश आए थे। कि आप ये नहीं पूछेंगे कि मारूख की बोतल में जहर किसने शामिल किया? वो मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराई। कि आपकी शख्सियत उसके बारे में जानती है? मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। जी हाँ, उसने बेपरवाही से कहा, और मेरा तलक उस कबीले से है। उसमें ऐसी बातों का जानना जरूरी समझा जाता है। उसने फिर एक गोलमोल अंदाज में कहा, और मारूख सुलेमान शाह से इस कदर मोहतात रहने की आदी थी कि वो शराब की हमेशा सील बंद बोतल इस्तेमाल करने की आदी थी, लेकिन उसके एतमाद ने उसे धोखा दिया। क्या मतलब? मारूख की ख्वाबगाह में उसकी सेक्रेटरी मिस मलीहा के सिवा कोई दाखिल नहीं दे सकता, और मलीहा को खुद मारूख ने बहुत पहले के बाद अपने लिए मुंतखब किया था, लेकिन दौलत की ताकत के आगे उसके कदम भी डगमगा गए। सुलेमान शाह ने खासी भारी कीमत अदा करने के बाद मलीहा के एतमाद को खरीदा है, और जहरीली शराब की बोतल भी उसी ने मौका पाकर तब्दील की थी। कालका और लेडी मकलानस के बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है? मैंने तेजी से बर्जस्ता सवाल किया, और मैं उसकी शख्सियत को बेनकाब करने का ख्वाहिशमंद था, और मुझे यकीन था कि वो रवानी में अपनी असलियत का इजहार भी कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कालका और लेडी मकलानस, उसने गैर मामूली संजीदगी का मुजाहरा किया। ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ। मैं जवाब में कुछ कहना चाहता था कि उसी वक्त नदीम कमरे में दाखिल हुआ। और मेरे बारे में किसी और से डिस्कस ना कीजिएगा प्लीज़, हुस्ना ने सरगोशी की और फिर उठकर आफत से बाहर चली गई। क्या राजो न्याज हो रहे थे? नदीम ने मेरे सामने बैठते हुए पूछा। दफ्तरी मालूमात पर डिस्कशन हो रहा था। मैंने हुस्ना के मशवरे पर अमल करते हुए जवाब दिया, और फिर मौजू बदल कर पूछा, मारूख की हालत अब कैसी है? वो अभी तक कोमा की कैफियत से दो चार है। डॉक्टर उसे बचाने की जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं, नदीम ने कहा। और मैंने मारूख से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। पुलिस वाले बड़ी सख्ती से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। सुलेमान शाह के बारे में क्या रिपोर्ट है? क्या उसे अभी तक मारूख के बारे में इतला नहीं मिली? मैंने सवाल किया। हो सकता है कि हो गई हो, लेकिन अभी तक वो जमीनों से वापस नहीं आया, नदीम ने कहा, और फिर सिलसिला गुफ्तगू जारी रखते हुए बोला, और मेरे बात का ख्याल रखना कि जिस वक्त तुम मारूख से मिले थे उस वक्त वो नशे की हालत में नहीं थी। मैं कुछ और मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन मुझे उसका मौका नहीं मिला। सरार सादे कपड़ों में दफ्तर में दाखिल हुआ था, और उसके साथ जो मताह था वो भी सादा लिबास में ही था। अलबत्ता उसने रोजनामचा टाइप का रजिस्टर और कलम हाथ में दबा रखा था। साफ जाहिर था कि सराज मेरा बयान कलम बंद करने के इरादे से आया है, और मेरा अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ। नदीम की मौजूदगी को महसूस करते हुए उसने फौरन ही अपने आने का मकसद जाहिर नहीं किया, और कुछ देर तक रस्मी गुफ्तगू होती रही, और फिर सराज को नदीम की मौजूदगी में असल मकसद की तरफ आना पड़ा। मिस्टर शहबाज, मैं इस वक्त अफीसर नहीं बल्कि दोस्त की हैसियत से हाज़िर हुआ हूँ, और ये रोजनामचा किस खुशी में साथ लिए घूम रहे हैं। बात दरअसल ये है कि मैं आपका बयान लेने की गर्ज से आया हूँ, और मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ ताअवुन करेंगे। उसके लहजे में सआदतमंदी ही थी। खैरियत? मैंने अनजान बुनकर पूछा। खैरियत होती तो इस वक्त यहाँ क्यों आता? उसने कुर्सी पर कसमसाते हुए जवाब दिया, सोच रहा हूँ कि फिर तवील रुखसत पर चला जाऊँ। बात क्या है? मारूख साहबा एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल हैं, और पुलिस सर्जन के दफ्तर की रिपोर्ट है कि मारूख ने जहर मिली शराब पी ली, नदीम ने जल्दी से कहा। गोया आपको ये खबर भी मिल चुकी है। नदीम का जवाब सुनकर सराज ने उसे तीखी नजरों से देखा। आई सी, मैंने सराज से कहा। गोया आप इस वक्त मारूख के सिलसिले में मेरा बयान लेने की गर्ज से तशरीफ लाए हैं। जी हाँ, दरअसल वहाँ के गार्ड्स और दीगर मुलाजमों का बयान है कि कल शाम आप भी की वो मुलाकात थी जो मारूख से आखिरी बार मिले थे।
मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं कल शाम मारूख से मिलने गया था। मैंने संजीदगी इख्तियार कर ली। आखिरी मुलाकात वाली बात मुमकिन है दुरुस्त भी हो, लेकिन मैं उस सिलसिले में वसूख से कुछ नहीं कह सकता। आप मारूख से किस सिलसिले में मिले थे? खालस कारोबारी सिलसिले में, मैंने जवाब दिया। तो सिराज के साथ आने वाले उसके महतात ने रजिस्टर खोलकर उस पर सवालों जवाब लिखने शुरू कर दिए थे और बाज़ाब्ता की कार्रवाई थी जिसे मैं रोक नहीं सकता था। और मुझे ये भी मालूम था कि बाद में मुझे इस पर अपने दस्तखत भी करने होंगे, इसलिए मैं अपनी जगह खासा मुहतात हो गया कि जिस वक्त आप मारूख से मिले उस वक्त वह नशे की हालत में थी। बदकिस्मती से ना तो मुझे मायूसी का कोई तजर्बा है और ना ही मैं किसी दूसरे के बारे में इसका इजहार ख्याल वसूख से कर सकता हूँ। बहरहाल जहां तक मेरा ख्याल है कि मारूख उस वक्त नशे की हालत में नहीं थी जब मैं उससे मिला। क्या वो कुछ परेशान मालूम हुई? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि दौरान गुफ्तगू क्या कोई ऐसी बात हुई हो जिससे उसका बात का अंदाजा लगाया जा सके कि मोहतरमा किसी वजह से दिल बर्दाश्ता हो गई? जी नहीं, हमारे दरमियान बड़ी खुशगवार मूड और माहौल में गुफ्तगू हुई। आप वहाँ किस वक्त से रुखसत हुए हैं? मैंने वक्त नहीं देखा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त 7 या फिर 7:30 का वक्त होगा। और कोई खास बात जिसे आपने खास तौर पर नोट किया हो? जी नहीं, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि हमारे दरमियान बड़े खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। एक बात और, सिराज ने कुछ सोचते हुए सवाल किया। क्या जिस वक्त आपके और मारूख साहबा के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी उस वक्त वहाँ कोई तीसरी शख्सियत भी मौजूद थी? जी नहीं। कि आप अक्सर कारोबारी सिलसिले में मोहतरमा से मिलते रहते हैं? सिर्फ बवक्ते ज़रूरत। मिस्टर शहबाज, सिराज ने पहलू बदल कर सवाल किया। क्या सुलेमान शाह को इस बात का इल्म है कि आप उनकी मिसेज से मिलते रहते हैं? मैं इस सवाल की वजाहत चाहूँगा। मैंने सिराज को तेज नज़रों से घूरा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी खुलकर वजाहत नहीं की जा सकती, लेकिन वो कानूनी नुक्ता निगाह से खासी अहम होती हैं। वसूख से नहीं कह सकता कि सुलेमान शाह को हमारे बारे में कोई इल्म है या नहीं। कि आप कभी सुलेमान शाह से भी बराह रास्त मिले हैं? 1-2 बार किसी ऑफिशियल फंक्शन में सरसरी सी मुलाकात हुई। कि आपको इस बात का इल्म है कि सुलेमान शाह आजकल अपनी ज़मीनों पर गए हुए हैं? और मेरा ख्याल है कि मारूख ने ऐसी कोई बात कही तो थी, लेकिन मैंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। एक आखिरी सवाल और, क्या आप मोहतरमा के बारे में ये बता सकते हैं कि उन्होंने जानबूझकर जहरीली शराब पी होगी या किसी ने? आई एम सॉरी मिस्टर सिराज, मैंने तेजी से जवाब दिया। आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं उसका जवाब मारूखी बेहतर तौर पर दे सकती है। बाई द वे मिस्टर सिराज, नदीम ने संजीदगी से पूछा, कि आपको इस बात का शुबा है कि मारूख को जहर आलूद शराब शहबाज ने जबरदस्ती पिलाई होगी? मैंने ये कब कहा? सिराज ने नदीम को घूरते हुए, आपके आखिरी सवाल से यही जाहिर होता है कि किसी न किसी जाविये से मेरे दोस्त को उस केस में फंसा कर रखना चाहते हैं। कानूनी बारीकियों को आप मुझसे ज्यादा नहीं समझ सकते नदीम, सिराज ने नाखुशगवार अंदाज में जवाब दिया। वैसे आपको बिला वजह कानूनी मामलात में दखल अंदाजी से गुरेज करना चाहिए। सॉरी, नदीम जहर खान से बोला। दरअसल किसी मुसीबत में काम आना मेरी आदत है, और एक बार मैंने शहरी के कहने पर किसी ऐसे जिम्मेदार पुलिस अफीसर की भी मदद की थी जिसे मुआफ़ी मांगने के जुर्म में मजबूरन छुट्टी पर जाना पड़ा था, और मैं इस वक्त मदाखलत ना करता तो शायद आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ ही होती। सिराज अपनी जगह बल खाकर रह गया। नदीम ने उसकी दुखती रग को छेड़ दिया। मैं अब इजाजत चाहूंगा मिस्टर शहबाज। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ और नदीम के तीखे जुमले ने उसके चेहरे की तमाज़त को बढ़ा दिया, और मैंने उसके कहने पर रजिस्टर पर मौजूद अपने बयान को बहुत गौर से देखा और फिर बिला तामल उस पर दस्तखत कर दिए। सिराज बल खाता हुआ दफ्तर से चला गया तो नदीम मुस्कुराकर बोला, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे सिराज साहब अब मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगे हैं। किसी को पसंद या नापसंद करना इंसान की जाती राय होती है, लेकिन सिराज ख्वा मख्वा किसी के खिलाफ कोई गैर कानूनी कार्रवाई करने वाले अफसरान में शुमार नहीं किया जा सकता, और मेरा जाती शुबा मारूख के सिलसिले में सुलेमान शाह पर है। नदीम ने मौजू बदलते हुए संजीदगी से कहा, कोई खास बात? सुलेमान शाह का अचानक जमीनों पर जाना, मारूख का जहर आलूद शराब पीना, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। नदीम ने कहा, तुम ये क्यों फरामोश कर रहे हो कि साहली इलाके में सुलेमान शाह की हट में तुम्हारी और उसकी मुलाकात
किस नौइयत की थी? क्या ये मुमकिन नहीं कि खुद सुलेमान शाह ने मारूक को रास्ते से हटाने की खातिर कोई साजिशी जाल बिछाया हो सकता है, मैंने सर दाबर कर कहा, और मेरी पोजीशन खासी नाजुक हो गई, इसलिए कि किसी ने सुलेमान शाह से साहली इलाके में मेरी मुलाकात के बारे में इतला फ़ोन पर दी, और शायद वो सुलेमान शाही का कोई आदमी रहा होगा, और मुमकिन है तुम्हारा क्यास दुरुस्त हो। लेकिन एक बात ने नदीम ने बड़े वसोक से कहा कि मारूक का शुमार उन खवातीन में नहीं किया जा सकता जो नामसाइद हालात के पेश नज़र खुदकशी को निशात का जरिया समझती हैं। तुम्हारा शुबा किस पर जाता है? उसने पहलू बदल कर सवाल किया, और मेरे जहन में हुस्ना के किए हुए जुमले गूंजने लगे, लेकिन मैंने नदीम के सामने उसका इजहार नहीं किया, इसलिए कि हुस्ना ने जाते जाते मुझसे यही दरख्वास्त की थी कि मैं उस सिलसिले में किसी और से डिस्कस ना करूं। जब तक मारूक होश में ना आ जाए हम कोई कदम नहीं उठा सकते। और भूषण के बारे में क्या ख्याल है? और मैंने यूं ही एक मुमकिन पहलू को खरीदने की कोशिश की। क्या उसे इस बात का इल्म ना होगा कि उसने मुझे जिस साजिश में फांसने की कोशिश की उसका तोड़ मारूक की सिफारिश ने किया था? और अभी बहुत सारे इम्कानात हैं, लेकिन अभी यकीन से नहीं कहा जा सकता, नदीम ने फलसफियाना लहजे में जवाब दिया, और फिर कुछ सोच कर बोला, और मेरा ख्याल है कि जब तक मारूक को होश नहीं आ जाता हमें बहुत मोहतात रहना होगा, खास तौर पर भूषण के सिलसिले में। तुमने उसके दफ्तर जाकर अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया, और मुझे अंदाजा नहीं था कि बसात इतनी जल्दी पलट जाएगी। मुझे एक बार फिर अस्पताल जाकर मारूक से मिलने की कोशिश करता हूँ, नदीम ने उठते हुए कहा, और हो सकता है कि वो होश में आ चुकी हो, लेकिन पुलिस अभी तक उस सिलसिले में राजदारी से काम ले रही हो। नदीम के जाने के बाद मेरे ज़हन में दोबारा हुस्ना की शख्सियत का पुरअसरार पहलू उभर आया। वो भी यकीनन किसी ऐसी तागूती कुव्वतों की मालिक ज़रूर थी कि उसे तमाम बातों का इल्म हैरत अंगेज तौर पर हो जाता, और मेरे ज़हन में उसके एक एक जुमले सजाए बाज गश्त बनकर गूंज रहे थे, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दफ्तर में मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है। और मैंने नजरें घुमाकर देखा, कालका इस वक्त अपने मकरूब रूप में मेरे सामने खड़ी मुझे कहर आलूद नजरों से घूर रही थी। उसकी खूनी आंखों में शोलों का रक्स जारी था, उसके तेवर गजबनाक नजर आ रहे थे, लेकिन उसमें शिकस्त का एहसास भी शामिल था। मैंने उसे घूरते हुए संजीदगी से कहा, मैं तुम्हारे कहने पर भूषण के दफ्तर गया था, लेकिन फिर किसी की छाया तुम्हारे काम आ गई। कालका गुस्से से होंठ काटते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बलियर ने ना जाने क्यों मेरी मदद की, जो मैं बचकर वापस आ गया। और मैंने कालका की छाया वाली बात सुनकर कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि भूषण ने मेरे साथ क्या बर्ताव किया था? और मुझे केवल इतना बता दो कि अब कौन सी शक्ति तुम्हारे काम आ रही है? तुम्हारी शक्ति भी अपरंपार है, मैंने इस्तहज़ाइया लहजे में कहा, और हो सकता है कि ऐन मौका पर तुम्हें मेरे ऊपर दया आ गई हो और तुमने बिलियर का दिमाग पलट दिया हो। नहीं, वो अपनी पुरअसरार नज़रों से मेरे वजूद की गहराई में झांकते हुए सर्द लहजे में बोली, वो मैं नहीं थी, कोई और शक्ति थी। लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि अब जो ताकत तुम्हारा बचाव कर रही है वो पोतर नहीं है। क्या मतलब? मैंने सवालिया नजरों से कालका को घूरा। क्या तुम उस ताकत से वाकिफ हो चुकी हो? नहीं, परंतु मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अब तुम्हारे कदम डगमगाने के दिन आ गए हैं। मैं समझा नहीं, मैंने हैरत का इजहार किया। जिस समय तुम मारूक के सुंदर शरीर से खेल रहे थे और मैं तुम दोनों से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन उसी पलीद आत्मा ने मुझे मारूक के शरीर में दाखिल होने से रोक दिया था। कालका ने थोड़े तवक्कुफ से जवाब दिया, अगर वह शक्ति पोतर होती तो मेरा रास्ता खोटा करने की कोशिश कभी ना करती, इसलिए कि जिनके मन उजले होते हैं वो पाप की दुनिया से हमेशा बहुत दूर रहते हैं। और जो छाया पहले तुम्हारी साया कर रही थी वो बहुत महान थी, तुमने शायद उसे नाराज कर दिया। कालका जानती थी कि पाप और पुण्य का गठजोड़ ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, और उसी कारण मैंने कहा था कि वह शक्ति तुमसे रूठ जाएगी और बहुत जल्द कालका की मुट्ठी में होगे तुम। लेकिन तुम्हारे सपने पूरे नहीं हुए। इतनी जल्दी कोई आखिरी फैसला भी मत करो।
कालका की पेशानी लिखशिकन आलूद हो गई। जिस पलीद कुव्वत ने तुम्हारे साथ नाता जोड़ा है वो तुम्हारी कालका रानी की निगाहों से ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रहेगी। और मेरे लिए अब तुम्हारा क्या हुक्म है? मैंने उसे चिढ़ाने की खातिर दरियाफत किया। मुक्ति चाहते हो तो अब भी मेरे साथ दोस्ती का संबंध तोड़ने की कोशिश ना करना। मैं तुम्हें कभी नहीं बोल सकता। तुमने कई मौकों पर मेरी जान भी बचाई है, लेकिन भूषण के मामले में ये देवताओं का हुक्म है जिसे कोई नहीं टाल सकता। मैं भी नहीं, वो ठोस लहजे में बोली। हाँ, जब उसके सितारे चक्कर में आ जाएं तो फिर मैं देवताओं की पाबंद नहीं रहूंगी। तुम जिस पलीद शक्ति की सिमत इशारा कर रही हो, कहीं वो लेडी मकलानस तो नहीं? कालका से ठटोलबाजी करने की कोशिश कर रहे हो? उसके तेवर तीखे हो गए। सफेद चमड़ी की वो बुढ़िया मेरे चरणों की धूल भी नहीं। मारूख के सिलसिले में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए पूछा। क्या उसने जानबूझकर जहरीली शराब पी है या? चिंता मत करो, धीरे से काम लो शहबाज खान। मैं देखूंगी कि वो पलीद शक्ति कब तक तुम्हारा साथ दे सकेगी। कालका ने खशमीन नजरों से मुझे घूरा और मैं जा रही हूं, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि भूषण से पंजा लड़ाने की कोशिश भूल कर भी ना करना। और फिर इससे बेशतर कि मैं कोई जवाब देता, वो मेरी निगाहों से उजल हो गई और मैं उसकी बातों पर गौर करने लगा। मेरे ज़हन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि अगर कालका के कहने के मुताबिक कोई गंदी कुव्वत मेरा साथ दे रही थी तो उसका मकसद क्या था? क्या उसी की वजह से खुदा के बरगजीदा बुजुर्ग ने मेरे सर से शफकत का हाथ खींच लिया था? रुकी के बाएं पांव में पिंडली पर आया हुआ मेरी गोली का जख्म अभी तक मंदमल नहीं हुआ था, लेकिन उसे उसकी परवाह भी नहीं थी। उसकी निगरानी पर ममूर अफराद का यही बयान था कि वो हर वक्त किसी गहरी सोच में गर्क रहता है, और इस वक्त भी जब उसे हमारे सामने लाया गया वो किसी सोच में मुस्तगर्क नजर आया। तुम्हारा जख्म अब कैसा है? नदीम ने उसे सपाट लहजे में मुखातब किया तो रुकी के होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट उभर आई। जब तक रुकी अपने दुश्मन के खून से हाथ नहीं धोता उसके जख्म कभी नहीं बढ़ते। वो सर्द लहजे में बोला। तुम अपना दुश्मन किसे समझ रहे हो? नदीम ने पूछा। अभी मैंने इसका फैसला नहीं किया। मिसिज फर्गूसन की ख्वाबगाह में तुम्हें मैंने जख्मी किया था। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने रुकी को मुखातब किया। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। उसने इस्तहज़ाइया अंदाज में जवाब दिया। तुम अगर बर वक्त फुर्ती का मुजाहरा तुमने ना किया होता तो शायद रुकी इस वक्त तुम्हारी कैद में कभी ना होता। बहरहाल अभी तक मैंने तुम्हारे बारे में कोई आखिरी फैसला नहीं किया। फिर नदीम ने सवाल किया, तुम्हारा दुश्मन और कौन हो सकता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेलबा के कत्ल में किसका हाथ था? रुकी ने नदीम के सवाल को यकसर नजरअंदाज करते हुए सर्द आवाज में पूछा। भूषण के उजरती कातलों ने, मैंने तेजी से जवाब दिया। और हो सकता है, लेकिन क्या तुम उसका कोई सबूत पेश कर सकते हो? सबूत इस दुनिया में नहीं है, मैंने बेरुखी से कहा। क्या मतलब? रुकी चौंका। मिसेस फर्गूसन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? वो एक अच्छे किरदार की मालिक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे अपनी छत के नीचे पनाह दी, सिर्फ इसलिए कि वह तुम पर जान छिड़कती थी। मुझे मालूम है, और जब तुम्हें ये मालूम है तो फिर तुम ये भी जानते हो कि रकाबत की आग जब भड़कती है तो किसी का घर फूंकने से दरेग नहीं करती। क्या साबित करना चाहते हो? रुकी ने मुझे तेज नजरों से घूरा। मिस मेलबा, मैंने मुस्कुराकर उसके जख्मों पर नमक पाशी की। मिसेस फर्गूसन को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि वह तुम्हारी कमजोरी है। ऐसी सूरत में अगर मेलबा जिंदा रहती तो मिसेस फर्गूसन तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कब्जा नहीं जमा सकती थी। हो सकता है, लेकिन तुमने अभी यह कहा था कि मेलबा को भूषण के उजरती कातलों ने कत्ल किया। तुम्हें इस बात पर हैरत क्यों है? मैंने गंभीर संजीदगी से कहा। क्या तुम नहीं जानते कि भूषण के लिए कोई हसीन और नौजवान लड़की उतनी ही अहम है जितनी किसी भूखे कुत्ते के लिए गूदेदार ताज़ा हड्डी होती है? मुझे मालूम है, मगर मेलबा का टैब आवारा लड़कियों में से नहीं किया जा सकता, और तुम्हारे साथ उसके ताल्लुकात क्या उसकी शराफत कही जा सकती है? नदीम ने मुस्कुराकर कहा तो रुकी की पेशानी पर अनगिनत शिकने पैदा हो गईं। मेरी बात और है, लेकिन वो दुकान पर रखे हुए माल की तरह बराए फरोख्त नहीं थी। वो नाखुशगवार लहजे में बोला, और यही खसूसियत उसकी मौत की वजह बन गई। मैंने लोहे को गर्म देखकर कारी दरब लगाई। तुम्हें मालूम होगा कि मिसेस फर्गूसन के भूषण के साथ किस किस्म के कारोबारी ताल्लुकात थे, और वह मुंह मांगे दामों के इवज
बोशन को खूबसूरत आज़ाद माहौल में परवरदा कम सन लड़कियां भी फराहम करती थी और बाद में उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनसे अलहदा बड़ी बड़ी रकमें वसूल करती हैं। और ये बात मैं तुमसे बेहतर तौर पर जानता हूँ कि बोशन हसीन लड़कियों के सिलसिले में किस हद तक नदीदा वाक़या हुआ है। और मेलबा के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। क्या उसका शुमार तुम हसीन लड़कियों में नहीं करोगे? और मेरे अंदर दबी हुई चिंगारियों को हवा देने की कोशिश मत करो। रुकी ने मुझे तेज नजरों से घूरा। मेलबा मेरे लिए कोहे नूर हीरे से भी ज्यादा अनमोल थी और मिसेस फर्गूसन इस अनमोल हीरे को बोशन के हाथों फरोख्त करके एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। क्या? रुकी के तेवर अचानक खतरनाक हो गए। तुम मुझे बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? तुम इस वक्त हमारे रहमो करम पर हो, इसलिए बज़ाहिर हमें उसकी कोई जरूरत नहीं कि तुम्हें बहकाने की कोशिश करें। और मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया, मिसेस फर्गूसन अब इस दुनिया में नहीं है कि हम उसे सच उगलने की खातिर उसका गला दबा सकें। लेकिन यह हकीकत है कि मिसेस फर्गूसन ने मुतअद्दिद बार तुम्हारी मेलबा को बोशन की नफसानी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाने की खातिर आमादा करने की कोशिश की थी, लेकिन मेलबा ने हर बार उसकी आफर को हकारत से ठुकरा दिया। और उसने एक मौका पर फर्गूसन को इस बात की धमकी भी दी कि अगर उसने बोशन के सिलसिले में उस पर जोर देने की कोशिश की तो वह तुमसे सब कुछ साफ साफ बता देगी। ऐसी सूरत में मिसेस फर्गूसन ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने बोशन को एतमाद में लेकर तुम्हारी मेलबा की जुबानी हमेशा के लिए बंद करवा दी। और रुकी ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे के बदलते तासरात इस बात की गमाजी कर रहे थे कि मेरी बात उसके दिल को लगी। और कुछ देर तक वो खला में घूरता रहा और फिर उसने नदीम की तरफ देखा। क्या तुम मुझे बोशन से फोन पर गुफ्तगू करने की सहूलत फराहम कर सकते हो? नदीम ने जवाब देने के बजाय अपने आदमी को इशारा किया और रुकी को एक कार्ड लैस फराहम कर दिया गया और फिर कमरे में लगे पोशीदा स्पीकर ऑन कर दिए गए। रुकी ने नंबर डायल करने शुरू किए और फिर 1 मिनट बाद ही राब्ता कायम हो गया। दूसरी जानब से एक नस्वानी आवाज उभरी, बोशन से मिला दो। रुकी ने तीखे लहजे में कहा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? 2222। रुकी ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। उसने गालबन कोई मखसूस कोड वर्ड इस्तेमाल किया। मैं समझी नहीं। दूसरी जानब से वजाहत तलब की गई। ज्यादा समझने की कोशिश मत करो। रुकी ने ऊंची आवाज में गुस्से का इजहार किया। जो नंबर मैंने कहा है वो बोशन को बता दो। होल्ड ऑन प्लीज। नस्वानी आवाज कमरे में गूंजी और फिर कुछ देर बाद बोशन की आवाज सुनाई दी। कलर राउंड। बोशन ने भी किसी कोडवर्ड का सहारा लिया था। ब्लाइंड। रुकी ने जवाब दिया। तुम इस वक्त कहां से बोल रहे हो? जहन्नुम से। रुकी ने झल्लाकर कहा। लेकिन फिलहाल तुम परेशान मत हो, मैं जहां भी हूं खैरियत से हूं। मैंने सुना था कि तुमको मिसेस फर्गूसन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रुकी अभी तक जिंदा है। रुकी ने बोशन की बात काट कर कहा, क्या तुम मुझसे फौरी तौर पर मिल सकते हो? नहीं, मुझे अपने नंबर बता दो। बोशन ने किसी मुमकिन खतरे के पेश नज़र बड़ी दानिशमंदी से कहा, और मैं तुम्हें रिंग बैक करता हूँ। फोन बंद मत करना बोशन। रुकी ने भी दूर अंदेशी का सबूत दिया। मैं एक पब्लिक पोस्ट से कॉल कर रहा हूँ। फोन का मकसद क्या था? बोशन ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। मेलबा को किन लोगों ने कत्ल किया था? इस बार रुकी के बदले हुए तेवर से दरियाफ्त किया। मेरा ख्याल है कि फोन पर हमें, तुम जानते हो माय डियर बोशन कि रुकी की जुबान अगर खुल गई तो उसका नतीजा क्या होगा। रुकी ने दोबारा अपना सवाल दोहरा दिया। मेलबा के कत्ल में किसका हाथ था? शायद फर्गूसन का। बकवास मत करो। रुकी किसी जख्मी दरिंदे जैसे अंदाज में गिर जा। मिसेस फर्गूसन ने मुझे मरने से बेशतर बहुत कुछ बता दिया था। क्या यही कि तुम हर कीमत पर मेलबा को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन उसने तुम्हारे नापाक ख्वाहिश को रद्द कर दिया और उसके बाद तुम्हारी शिकारी कुत्तों ने तुम्हारे इशारे पर मेलबा को रास्ते से हटा दिया। रुकी, बोशन ने ठोस लहजे में जवाब दिया। तुम शायद इस वक्त नशे की हालत से दो चार हो और तुम्हारा ख्याल किसी हद तक ठीक ही है। रुकी ने सफाक लहजे में कहा, मैं इस वक्त वाकई नशे की हालत में हूँ, लेकिन रुकी का नशा अब किसी के जिस्म से उबलते हुए गंदे खून से ही टूट सकेगा। तुम शायद मेरा मतलब समझ रहे हो। कुत्ते जब पागल हो जाएं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। बोशन ने खुरदरी आवाज में जवाब दिया। तुम शायद अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हो। गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त है, मेलबा को तुम्हारे ही आदमियों ने ठिकाने लगाया होगा। मेरा ख्याल है कि तुम रुकी नहीं कोई और बोल रहे हो।
बोशन ने नफरत का आधार किया, वरना मैं जिस रुकी से वाकिफ हूँ वो नमक हराम नहीं था और रुकी की दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। बोशन जोसेफ, रुकी ने तेजी से कहा, तुम्हारी खैरियत सिर्फ इसी में है कि तुम मुझे उस शख्स का नाम बता दो जिसने मेलबा पर पहली गोली चलाने की जुर्रत की। इस तरह तुम्हारा नंबर बाद में आएगा और दूसरी शक्ल में शायद मुझे तुमसे ही इब्तिदा करनी पड़े। शट अप, बोशन फोन पर चीखा, और दोबारा मेरे नंबर डायल करने की हमाकत ना करना। दूसरी जानब से रसूल रखने की आवाज उभरी तो रुकी ने कार्डलेस नदीम की सिमत बढ़ाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि इस वक्त मेरे और बोशन के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो तुम्हारे किसी खुफिया निज़ाम ने जरूर टेप कर ली होगी। मैं तुम्हारे इस ख्याल की तरदीद नहीं करूंगा। क्या तुम मुझ पर एतमाद करके सिर्फ 24 घंटों के लिए आज़ाद कर सकोगे? रुकी ने होंठ चबाते हुए ठोस लहजे में कहा, और मैं वादा करता हूं कि अगर जिंदा रहा तो 24 घंटे के अंदर अंदर अपने आप को दोबारा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बोशन के खून से अपने इंतकाम की आग बुझाना चाहते हो? इस बार मैंने सवाल किया। तुम्हारी जगह अगर कोई दूध पीता बच्चा होता तो वो भी यही राय काम कर सकता था, और मेरा ख्याल है कि तुम्हारे और बोशन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की टेप ही हमारे लिए बहुत कार आमद साबित होगी। नहीं, रुकी ने तड़प कर जवाब दिया, मैं बोशन को मोहलत नहीं देना चाहता। कि तुम शायद नहीं जानते कि उस दोगले वल्दल हराम के तल्कात कितने ऊपर तक हैं। वो जब चाहे फसाद का रुख अपने हक में पलट सकता है। हमें मालूम है, नदीम ने सपाट लहजे में कहा, लेकिन तुम शायद इस बात से नावाकिफ हो कि आजकल बोशन ने अपने अतराफ जो हिफाजती जाल फैला रखा है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। जब सर हथेली पर रख कर कोई फैसला कर लिया जाए तो फिर एक ही बात मुमकिन होती है, दोनों फरीकेन में से किसी एक की मौत। तुम्हारी मौत की ख्वाहिश हम भी पूरी कर सकते हैं। मैंने हुस्ना के मशवरे के तहत फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? रुकी ने मुझे घूरते हुए बड़ी सफाकी से पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया, और फिलहाल ये बात अपने जहन से निकाल दो कि हम तुम्हें आज़ाद करने का कोई खतरा मुंह लेने पर आमादा हो जाएंगे। और जवाब में रुकी की आंखों में खून उतर आया। कमरे में इस वक्त हम तीनों के अलावा नदीम के 2 मसला गार्ड्स भी मौजूद थे, जिनकी निगाहें झपके बगैर रुकी पर जमी हुई थीं। लेकिन रुकी ने शायद इन बार गौर करने की जरूरत नहीं महसूस की, और मेरा जवाब सुनकर नहता होने के बावजूद उसने किसी जख्मी आदमखोर चीते की तरह अचानक मुझ पर छलांग लगा दी। शायद वो पागल ही हो गया था, और इत्तेफाक ही था कि मैंने रुकी का इरादा भांप लिया, इसलिए कि जल्दी से कतरा कर एक तरफ हो गया, और रुकी ने हैरत अंगेज फुर्ती के साथ पलटने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त दोबारा मदम सी आवाज गूंजी और रुकी के जिस्म से खून का फवारा उबल पड़ा। वो अपना तवाज़ुन तमाम तर कोशिशों के बावजूद बरकरार न रख सका और लड़खड़ाता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। मुझे अब भी थोड़ी सी मोहलत दे दो, वो रुक रुक कर मल्तियाना अंदाज में कह रहा था। अगर मेलबा की मौत का इंतकाम लिए बगैर रुकी मर गया तो उसकी रूह को भी कभी चैन नहीं मिलेगा। और रुकी अपना जुमला मुकम्मल न कर सका। उसका सर एक सिमट ढलक गया, लेकिन उसकी पथराई हुई निगाहें अब भी हमारी तरफ बड़ी हसरत भरे अंदाज में जम कर रह गईं। नंबर 40, नदीम ने एक मसला गार्ड्स को मुखातब किया। हम रुकी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे और उसकी लाश को बड़े एहतियात से बोशन की कोठी के अकबी हिस्से तक पहुंचा दो। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि पकड़े जाने की सूरत में तुम वही करोगे जो वफादार और मर्द किस्म के अफराद करते हैं। तुम शायद मेरा इशारा समझ गए होगे। आप फिक्र न करें, मसला गार्ड ने बड़े पुरसकून और ठोस लहजे में सीने पर हाथ मारकर कहा, दुश्मन के जाल में फंसने की बजाय मैं मौत ही को ज्यादा तरजीह दूंगा। गुड, नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया और फिर रुकी की अकड़ी हुई लाश पर एक सरसरी सी नजर डाली और मेरा हाथ थाम कर दोबारा अपने आपस में आ गया। दूसरा गनमैन हमारे साथ साथ ही ऊपर आया और मैंने 40 को जो हदायत दी है तुम्हें उसकी निगरानी करनी होगी। नदीम ने बड़े पुरसकून अंदाज में बैठते हुए कहा, कभी कभी इंसान को खुद अपनी मौत के सिलसिले में कोई आखिरी फैसला करने में खासी दुश्वारी पेश आती है। ऐसे मोड़ पर तुम्हें 40 की मुश्किल आसान करनी होगी। मैं समझ रहा हूं बात। एक बात और ज़हन नशीन कर लो, नदीम ने कहा, रुकी की लाश बोशन की कोठी के अकबी हिस्से में डालने के बाद तुम फौरी तौर पर मुझे सूरत हाल से आगाह करोगे और उस वक्त तक वहां से नहीं हटोगे जब तक पुलिस मौका वारदात पर नहीं पहुंच सकती।
ओके बॉस, गनमैन बेहद संजीदगी से जवाब दिया। और मैंने तुम्हें जो हदायत दी है उसकी भनक 40 को नहीं मिलनी चाहिए, नदीम ने थोड़े तवक्कुफ से कहा। और 40 की कामयाबी की सूरत में उसे अपनी रिहायशगाह की तरफ पहुंचने की हदायत जरूर कर देना। अगले 24 घंटों तक उसे अपने ठिकाने पर ही मोहतात रहना होगा। किसी सूरत में भी उसे जिंदा हालत में दूसरे गिरोह तक नहीं पहुंचना चाहिए। और गनमैन ने राइफल के दस्ते पर हाथ मारकर अपनी वफादारी का यकीन दिलाया और फिर उल्टे कदमों तय खाने वाले रास्ते की जानब लौट गया। और मुझे खुशी थी कि नदीम ने इत्तेफाक ही से वही फैसला किया जिसका मशवरा मुझे हुस्ना ने दिया। और फिर भी मैंने नदीम को टटोलने की खातिर पूछ ही लिया कि रुकी की लाश को ठिकाने लगाने के बाद तुमने पुलिस को उसकी इतला देने क्यों जरूरी समझी है? मैं विलियम पोकर को एक बार फिर जिंदा करना चाहता हूं, नदीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और हमारे पास बोशन और रुकी की गुफ्तगू की जो टेप है वो 40 की कामयाबी के फौरन बाद तुम्हारे सराज साहब तक पहुंचा दी जाएगी, जिसे विलियम पोकर की तरफ से सराज के लिए एक हकीर तोहफा करार दिया जाएगा। अगर उसके बावजूद तुम्हारे सराज साहब नाकाम रहे तो मैं उनकी बुज़दिली पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी प्लानिंग यकीनन शानदार है, मैंने नदीम को सराहते हुए कहा। और मुझे उम्मीद है कि सराज इस सुनहरी मौका से पूरा फायदा उठाएगा। लेकिन एक बात काबिल गौर है, क्या बोशन वाकई इतनी बड़ी हमाकत का सबूत दे सकता है कि रुकी को गोली मारने के बाद उसे अपने ही कोठी में पड़ा रहने दे? ये सोचना पुलिस का काम है, हमारा नहीं। लेकिन बोशन इस अहम नुक्ते की आड़ लेकर अपनी पोजीशन की वजाहत जरूर कर सकता है। और तुम्हारे सराज साहब अगर अक्लमंदी का सबूत दें तो अपनी रिपोर्ट में यह भी शो कर सकते हैं कि उन्होंने बोशन के आदमियों को ऐन उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब रुकी की लाश वो किसी और जगह मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके लिए सराज को बोशन के चौकीदार और दूसरे 1-2 मुलाजमों को भी गिरफ्तार करना होगा। और मेरा ख्याल है कि विलियम पोकर सराज को इस बात का मशवरा भी दे सकता है, और मेरा ज़ाती ख्याल भी यही है। लेकिन मुझे खौफ है कि तुम्हारी कालका रानी बोशन के मामले में अपनी पुर इसरार कुव्वतों से जरूर काम लेगी। Come and fly away with me. Come and fly away.